नमस्कार दोस्तों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर से टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां पर कॉमर्स मेरी जान सर्च कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड PDFs पाने के लिए, इन्फॉर्मेशंस लेने के लिए और क्यूजेस देने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक वीडियो भी बनाया था कि हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे और इस हर मॉक टेस्ट के अंदर जो टॉपर रहेगा उसको CMJ का मग मिलेगा। तो हमारे इस मॉक टेस्ट नंबर 1 के अंदर हमारे 2 स्टूडेंट हैं, एक है बजरंग जी और एक है आशीष जी। दोनों ने ही फर्स्ट रैंक हासिल की है और CMJ मग के दोनों ही विनर इन ये बने हैं। दोनों के ही 120 में से 104 मार्क्स आए हैं। तो इनको ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम कि आप एग्ज़ाम के अंदर टॉप करें, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। और बाकी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी मैं गुड लक विश करता हूं कि आप अच्छे से तैयारी करें और एग्ज़ाम के अंदर अपना नंबर लेकर आए। तो इस मॉक टेस्ट सीरीज़ के अंदर टोटल 5 मॉक टेस्ट होने वाले हैं। हर सैटरडे को एक मॉक टेस्ट होने वाला है। JVNL जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंट्स ऑफिसर दोनों के लिए होगा। टॉपर को आपकी जो CMJ की जो मग है वो एज ए रिवॉर्ड दिए जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉमर्स मेरी जान को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर हमारा कोर्स जो है JVNL जूनियर अकाउंटेंट का वो देख लीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो 8003101114 के ऊपर। तो देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम मॉक टेस्ट 1 के 20 MCQ को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि जुडिशियल डिसीजन आर बीइंग प्रोनाउंस्ड बाय द वेरियस अपीलेट अथॉरिटीज, ट्रिब्यूनल्स, कोर्ट एंड बाय द हाई कोर्ट। यानी कि यहाँ पर कहाँ तक के लेवल की बात कही गई है? हाई कोर्ट के लेवल तक की बात कही गई है। ऑन द डिस्प्यूटेड मैटर विच आर बाइंडिंग स्पेसिफिकली वेयर द डिसीजन प्रोनाउंस्ड, है ना। जहाँ पर डिसीजन प्रोनाउंस्ड किया हुआ है केवल और केवल वो वहीं तक क्या होते हैं? बाइंडिंग होते हैं। और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग स्पेसिफिकली, बाइंडिंग कैसे होते हैं? सॉरी, स्पेसिफिकली बाइंडिंग होते हैं, मतलब कि उस पर्टिकुलर एरियाज के अंदर कह सकते हो, उस पर्टिकुलर मैटर के अंदर कह सकते हो। वेयर एज द डिसीजन प्रोनाउंस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकम द जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड आर बाइंडिंग ऑफ। देखो, बिल्कुल लॉजिकल सा क्वेश्चन था। इतनी बड़ी लाइन का केवल और केवल एक सिंपल सा मतलब था कि यार सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगा ना, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन बनाएगा वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन बनाता है वो सभी कोर्ट्स के ऊपर, अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के ऊपर, SSC के ऊपर, सभी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं जब तक कि फाइनेंस एक्ट के द्वारा किसी तरह का कोई रिवर्स अमेंडमेंट नहीं कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द इंसिडेंट ऑफ टैक्स और इनकम अंडर द एक्ट इज लिंक्ड विद द रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ SSC। सिंपल सी बात है कि टैक्स कैसे लगेगा वो उसके रेजिडेंटल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है। राम एन इंडिविजुअल ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 पास्ड अनटैक्स्ड प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। मतलब कि 2 लाख रुपए की उसने कोई प्रॉफिट कमाया होगा जिसके ऊपर पिछले साल उसका टैक्स नहीं लगा, और वो पिछले साल की इनकम है। ओके, इस साल की इनकम नहीं है, पिछले साल की इनकम थी, पिछले साल उसने टैक्स नहीं लगाया और उसके पास अब वो 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, वो उनको इंडिया के अंदर लेकर आता है। इस केस के अंदर जो 2 लाख रुपए हैं वो किसके ऊपर टैक्सेबल होंगे? वो कब टैक्सेबल होंगे? यदि राम एक रेजिडेंट भी है और ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है। रेजिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर नॉन रेजिडेंट है। तो देखिएगा, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक करवाया हुआ था, हमारे नोट्स के अंदर भी इसका एक क्वेश्चन करवाया था। कोई भी पास्ट की जो कि इस साल की नहीं है, कोई भी पास्ट की अनटैक्स्ड जो इनकम होती है, अगर वो आने वाले साल के अंदर इंडिया में लेकर आई जाती है तो उसके ऊपर किसी भी तरह का इस साल कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे आपका रेजिडेंटल स्टेटस किसी भी तरह का क्यों ना हो। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा इसके लिए? सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक तो अगर देखा जाए तो जिस साल आपका पेपर होता है उसी साल का असेसमेंट ईयर लगता है, तो असेसमेंट ईयर 2020-21 से लगेगा। लेकिन असेसमेंट ईयर मैंने कहा कि 2020-21 ही करके जाना, और असेसमेंट ईयर 2021-22 के
इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स करके चले जाना। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स में एक सबसे इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो अमेंडमेंट हुआ है सर रेजिडेंटल स्टेटस में। वो किस में हुआ है? रेजिडेंटल स्टेटस में हुआ है। क्या अमेंडमेंट हुआ है इसके लिए आगे हम एक डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे, लेकिन यस यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ है। तो यह जो रेजिडेंटल स्टेटस वाला है वो 2020-21 का और 2021-22 का दोनों ही करके जाना, क्योंकि रेजिडेंटल स्टेटस अपने आप के अंदर ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जाम के अंदर बन जाता है। नेक्स्ट आता है जिनल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1/4/2019 से 31/3/2020। अब जिनल ने क्या किया है, ये इनकम पाई है। टोटल कितनी इनकम है? 1, 2 और 3। अब आपको बताना है कि यदि जो जिनल है वो रेजिडेंट है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो उस केस के अंदर कौन कौन सी इनकम यहाँ पर टैक्सेबल होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इनकम को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, एक आर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, कि अगर कोई भी इंडियन इनकम है, अगर कोई भी इंडियन इनकम है तो इंडियन इनकम चाहे इंडिया में रिसीव हुई हो चाहे इंडिया के बाहर रिसीव हुई हो, सर जी उसके ऊपर तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोई भी फॉरेन इनकम है, क्या है? कोई भी फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम के अंदर भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे कि फॉरेन इनकम जो है या तो वो हो सकती है फॉरेन की बिजनेस इनकम, या तो वो कैसी हो सकती है? बिजनेस इनकम। और बिजनेस इनकम को एक्टिव इनकम भी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आपने कमाई होती है। या हो सकती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम बोले तो जिस इनकम को कमाना नहीं पड़ता है, जैसे कि कंपनी से डिविडेंड मिला, कमाना थोड़ी ना पड़ेगा। अगर फॉरेन की इनकम है और वो एक एक्टिव इनकम है तो वो टैक्सेबल होगी यदि वो, अगर उस बिजनेस का कंट्रोल कहाँ पर है? इंडिया के अंदर है। और यदि पैसिव इनकम है कोई फॉरेन की, अगर वो रिसीव होती है, अगर वो रिसीव होती है इंडिया के अंदर, तब जाकर वो टैक्सेबल होगी। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। सबसे पहले कहता है यूके की सीएमजे लिमिटेड, यूके की जो कि एक विदेशी कंपनी है, जो कि एक विदेशी कंपनी है, अब से लाभांश प्राप्त हुआ। लाभांश पहले तो बताओ यह इंडियन इनकम है, फॉरेन इनकम है? फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम में भी कौन सी इनकम है? एक्टिव इनकम है, पैसिव इनकम है। सिंपल सी बात है, डिविडेंड कमाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, तो ये पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम तभी टैक्सेबल होगी जब वो इंडिया में रिसीव हो, लेकिन यहाँ पर तो इंडिया में रिसीव हुई नहीं है, तो इस वजह से ये भी टैक्सेबल नहीं होगी, ये भी टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में भूमि कृषि से आए जो एग्रीकल्चर इनकम वाली जो है वो तो क्या है? टैक्स से ही क्या है? एग्जेम्प्ट है, तो ये भी टैक्सेबल नहीं होगी। भारतीय कंपनी के शेयरों की बिक्री के लिए, सिंपल सी बात है, भारतीय कंपनी मतलब एक इंडियन इनकम रिसीव हुई, कहीं पे भी रिसीव हुई हो, चाहे लंदन में रिसीव हुई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर इंडियन इनकम है तो वो टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पर कितने रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे इसके लिए? 60,000। यदि ये रेजिडेंट है, लेकिन रेजिडेंट में भी क्या है? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो टैक्सेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो रेजिडेंटल स्टेटस का भी यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि रेजिडेंटल स्टेटस में चेंज हुआ है, उस चेंज को आप ज़रूर से आप ध्यान में देना। नेक्स्ट आता है 20-21 का ही करके जाना, लेकिन फॉर द सेफर साइड 21-22 का भी आप वो चेंज करके जाना, क्योंकि रेजिडेंटल स्टेटस अपने आप के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सीतारमण जो है वो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा घुमाने वाला है। सीतारमण जो है वो फॉरेन सिटीजन है यूके के। उसके जो फादर है राधा रमन, वो राजस्थान में बोर्न हुए हैं 1960 में, और जो मदर है गीता वो साउथ अफ्रीका में बोर्न हुई है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रेजिडेंटल स्टेटस के लिए कि माता पिता कहाँ पे जन्म लिए, तो ये सब फालतू बातें हैं। हाँ, ग्रैंड फादर वाला बिल्कुल इम्पोर्टेंट लगता है कि यदि ग्रैंड फादर जो हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया में हुए हैं तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? इंडियन ओरिजिन का पर्सन कहलाएगा, मतलब 1947 से पहले। तो ये 1935 के अंदर ही अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर पैदा हुए हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स। तो क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर है, तो यहाँ पर जो सीतारमण है वो एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन है। किसका पर्सन है? ये एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन है। और एक इंडियन ओरिजिन पर्सन होने के नाते केवल और केवल आप पहली बेसिक कंडीशन चेक करते हो, केवल और केवल जो पहली बेसिक कंडीशन होती है ना 182 डिग्रीज वाली, वो आप क्या करते हो? चेक करते हो। सीतारमण फर्स्ट टू द हिस्टोरिकल पैलेस 25 नवंबर को वो आया, और
जून 2020 तक उसके 200 दिन हुए। तो अब सिंपल सा देखोगे कि सर वो पहली कंडीशन यानी कि 182 डेज पिछले साल वो इंडिया में रहा होना चाहिए, तो कहोगे सर ये तो 200 दिन रह गया, नवंबर में आया जून में गया, तो मतलब 6 महीने से ज़्यादा के लिए रह गया। लेकिन हमको क्या होता है, असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए निकालना है, तो हम देखेंगे केवल और केवल 31 मार्च तक, केवल और केवल 31 मार्च तक वो कितने दिन इंडिया में रहा। तो नवंबर में आया तो नवंबर भी एंड के अंदर, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लेस देन 182 डेज़ है यहाँ पर, क्योंकि ये लेस देन 182 डेज़ है तो ये बेसिक कंडीशन को भी इसने पूरा नहीं किया है। एक ही बेसिक कंडीशन उसके ऊपर लागू होती थी, वो भी बेसिक कंडीशन उसने पूरी नहीं की है, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन 87। देखिएगा सेक्शन 87A की जो रिबेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20-21 और 21-22। सेफर साइड में 21-22 भी लिख देता हूँ, दोनों के लिए क्या है, सेम है। कितने लाख रुपए तक के पे मिलती है, 5 लाख रुपए की इनकम होने पर यह मिलती है, यदि आपकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। पूरी डिटेल के अंदर मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है नोट्स के अंदर, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट होता है वो गवर्न किसके द्वारा किया जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी के द्वारा गवर्न किया जाता है। किसके द्वारा गवर्नमेंट किया जाता है, सीबीडीटी के द्वारा गवर्न किया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा। और यह क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। आंसर हो जाएगा आपके लिए 2। नेक्स्ट आता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और नोट्स के अंदर देखना सेज दे रखा है मैंने, नोट्स के अंदर सेज बता रखा है। जो एग्जम्प्टेड इनकम वाली आया था ना चैप्टर, उसके अंदर मैंने प्रॉपर तरीके से आपको सेज बता रखा है। तो इसके अंदर क्या होगा, सिंपल सी बात है, जो सेज यूनिट होती है उसके अंदर जो भी एक्सपोर्ट होता है ना, जो सेज यूनिट होती है, ये वाली यूनिट से तो कोई मतलब नहीं है। अब ये पूछ रहा है 10AA के तहत कितना डिडक्शन अवेलेबल होगा, तो सिंपल सी बात है 10AA केवल और केवल सेज के ऊपर लगता है। और सेज के ऊपर भी किसके ऊपर लगता है, 2 तरह के टर्नओवर हैं सेज के अंदर भी, डोमेस्टिक है, घरेलू है, और एक्सपोर्ट टर्नओवर है। तो केवल और केवल हम किसको कंसिडर करेंगे, एक्सपोर्ट टर्नओवर को कंसिडर करेंगे। अब देखो लॉजिकली देखना, हालांकि फॉर्मूला भी मैंने किताब के अंदर लिखवा रखा है, लेकिन लॉजिकली देखना क्या कहता है। ये टोटल सेल हुई थी 400 की, 300 एक्सपोर्ट, 100 नॉर्मल, और इसकी वजह से आपको जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, 75, और खर्चे हुए हैं 15, तो नेट प्रॉफिट आपका हुआ है 60 रुपये का फ़ायदा हुआ है 400 रुपये की सेल करने से। 400 रुपये की सेल का हिस्सा क्या है, 1/3, यानी कि 1 तो डोमेस्टिक है और 3 क्या है, एक्सपोर्ट है। तो मतलब कि जो 60 रुपये की जो सेल है उसको 1/3 के अंदर डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4, और हमको निकालनी है कि एक्सपोर्ट की वजह से कितना प्रॉफिट हुआ। तो एक्सपोर्ट टर्नओवर का क्या रेशियो हो गया, 3 रेशियो हो गया, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 45, यानी कि जो 45 जो लेख है उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर 10AA। आंसर क्या आ जाएगा, ए विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ कॉफ़ी, ग्राउंड, कर्ड, रोस्ट एंड ग्राउंड। देखो सिंपल सी बात है, इतने सारे आप काम कर दोगे तो बिजनेस एक्टिविटी बढ़ गई ना, तो इस केस में कितनी हो जाएगी, 60-40 यहाँ पर हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ कॉफ़ी की, तो इसको छोटी सी एक चीज़ दिखा रहा हूँ, लिख लेना। अगर कॉफ़ी में केवल और केवल 2 वर्ड हैं, कौन कौन से, ग्राउंड एंड कर्ड, तो रेशियो होता है, पहले एग्रीकल्चर का आएगा, कैसे पता, पहले ए बी सी में पहले ए आता है फिर बी आता है, और फिर बिजनेस इनकम कितनी मानी जाएगी, 25। अगर ग्राउंड भी किया, कर्ड भी किया, रोस्टेड भी किया, प्लस ग्राउंडेड भी किया, तो उस समय आपकी बिजनेस इनकम बढ़ जाती है, 60-40 यहाँ पर रेशियो हो जाएगा। रिवर्स मॉर्गेज हमने किया भी था, तो रिवर्स मॉर्गेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। रिवर्स मॉर्गेज क्या होता था, हमने पढ़ा था कि यार रिवर्स मॉर्गेज कहाँ पर यूज होता है, जनरली रिवर्स मॉर्गेज जनरली यूज होता है विदेशों के अंदर। वहाँ पर क्या होता है, बुढ़ापे के अंदर लोग अपना जो घर होता है वो बैंकों को दे देते हैं और कहते हैं कि
हमको क्या करना, हर साल कुछ ना कुछ तुम क्या करते रहना, रुपए देते रहना, हर महीने कुछ ना कुछ रुपए देते रहना। जब हम मर जाए तब हमारे इस घर को बेचकर अपने रुपए क्या कर लेना, वसूल कर लेना। और बेचने से पहले एक बार मेरे बेटे बेटियों को पूछ लेना कि अगर कोई खरीदना चाहे तो उनको बेच देना, जितने रुपए तुमने मेरे को दिए हैं प्लस इंटरेस्ट वगैरह लगा के। ए पर्सन जनरली ए सीनियर सिटीजन लेते हैं हु ओन ए हाउस प्रॉपर्टी हैव द ऑप्शन टू द मॉर्गेज द प्रॉपर्टी विद ए शेड्यूल्ड बैंक और फाइनेंस कंपनी टू गेट ए रेगुलर इनकम। बिल्कुल सही है। स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ए पर्सन जनरली सीनियर सिटीजन हु इज डज नॉट हैव ए रेगुलर इनकम। जिसके पास रेगुलर इनकम नहीं, उसके नहीं सिंपल सी बात है। देखो मेरे पास रेगुलर इनकम नहीं है, तभी तो रेगुलर इनकम के लिए मैं रिवर्स मॉर्गेज कर रहा हूँ, तो 20 का आंसर हो जाएगा। आगे की दो बातें और पढ़ लेते हैं। लेंडर विल रिकवर दी अमाउंट पेड बाय सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, और सेलिंग करने से पहले उसके लीगल हायर्स को भी वो क्या कर देगा, एक ऑप्शन दे देगा। नेक्स्ट आता है हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन। हाउस प्रॉपर्टी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द जेपी गर्ग लोकेटेड एट अजमेर, जिसकी म्यूनसिपल वैल्यू है 1,55,000। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ म्यूनसिपल वैल्यूशन। म्यूनसिपल वैल्यूशन कितना है, 1,55,000। और फेयर रेंट कितना है, 1,40,000। क्या करते हैं हम, 1,55,000 प्लस 1,40,000 दोनों में से जो भी पहले हायर होता है उसको ले लेते हैं। तो दोनों में से हायर क्या है, 1,55,000। बिल्कुल। आगे देखिएगा स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 1,24,000। फिर इसका कंपैरिजन करते हैं हम स्टैंडर्ड रेंट से 1,24,000 से, और दोनों में से जो भी लोअर होता है उसको ले लेते हैं 1,24,000 को। इसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोला जाता है इसको, एक्सपेक्टेड रेंट। जबकि हमने ये जो एक्सपेक्टेड रेंट निकाला है वो निकाला है 12 मंथ्स का, कितने महीने का, पूरे 12 महीने का। लेकिन इसके पास तो घर केवल और केवल अप्रैल से जनवरी तक की रहा, 10 महीने का ही रहा। तो यहाँ पर क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का है, हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेंगे फॉर 10 मंथ्स। अब 10 मंथ्स तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ईजी है। 1,24,000 डिवाइडेड बाई 12, 1,24,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये आ जाएगा 1,03,333। तो अब आपके पास एक्सपेक्टेड रेंट भी आ गया 1,03,333 और एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट कितना निकालेंगे, 10 महीने का ही निकालेंगे। एक्चुअल रेंट कैसे निकालेंगे, 13,000 रुपये जो रहे हैं वो कब तक का किराया रहा है, सॉरी 1 अप्रैल से लेके 15 नवंबर तक का किराया रहा है 8,000 रुपये। तो 8,000 रहा है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद में नवंबर आधा। तो मतलब कि ये रहा है 7.5 महीने। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाई 7.5 महीने करते हैं तो हो जाएगा 60,000। और जो 13,000 रुपये रहे हैं वो रहे हैं 2.5 महीने। तो 13,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 32,000। तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 32, 60, 70, 80, 90, 92,500। ये हो जाएगा 32,500 है ना, लगभग है ना। तो ये 92,500 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट कितना है, 92,500। दोनों में से जो भी हायर होता है, पहले हायर फिर लोअर फिर हायर, जो भी हायर होगा उसको ले लेंगे 1,03333। इस घर का जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या जाएगा, 1,03333। तो आंसर देख लेते हैं एक बार फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, कार हैविंग ए क्यूबिक कैपेसिटी कार की क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज़्यादा नहीं है और वो एम्प्लॉयर ने हायर की है या ओन की है, दोनों ही कंडीशन है, और पूरी तरह से प्राइवेट पर्पस के लिए है एम्प्लॉय के, जिसके खर्चे कौन देता है, एम्प्लॉय खुद देता है। जब भी कोई भी गाड़ी एम्प्लॉय के खुद के प्राइवेट खर्चे के लिए होती है तो उस केस में 10% लेते हैं हम कार की एक्चुअल कॉस्ट का, या फिर हायर चार्जेस अगर उसने किराए पर ले रखी होती है। साथ में अगर उसने कुछ ड्राइवर वगैरह दे रखा है तो उसकी सैलरी भी ले लेते हैं हम। नेक्स्ट आता है नितेश वर्किंग ए फैक्ट्री एट कोलकाता। कोलकाता की फैक्ट्री के अंदर नितेश क्या करता है, काम करता है।
और क्या करता है वो, उसकी बेसिक सैलरी 50,000 है और हाउस रेंट अलाउंसेज उसको मिलता है। रेंट जो उसने पे किया है, रेंट पेड बाय हिम फॉर द रेजिडेंस इन कोलकाता, 50,000 रुपये का रेंट उसने पे कर दिया है। आपको बताना है कि जो 50,000 रुपये का उसको जो हाउस रेंट अलाउंसेज मिला है, अमाउंट ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेज टैक्सेबल, कितना टैक्सेबल होगा, कितना टैक्सेबल होगा। तो हम तो क्या निकाल लेंगे, कितना डिडक्शन मिलेगा। तो जो दे रखा है वो तो किसका होगा, डिडक्शन, कितना डिडक्शन मिलेगा हाउस रेंट अलाउंसेज का। तो इसमें क्या होती है, 3 कंडीशंस होती है। पहला होता है कि एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ, आप कहोगे कि सर एक्चुअल में तो 50,000 रुपये रिसीव हुआ। सेकंड आ जाता है कि रेंट एक्सेस ऑफ रेंट पेड अवर 10% ऑफ सैलरी, जो आपने कितना रेंट पेड किया माइनस 10% ऑफ सैलरी। आपने रेंट पेड किया 50,000 का, सैलरी है इसकी 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए का 10%, 10% किसका, 20 लाख रुपए का। तो ये आ जाता है 20,000 रुपया। 50,000 में से 20,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 30,000 रुपया। तो पहला यह, दूसरा यह, और तीसरी कंडीशन क्या है, अगर आप दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई के अंदर रहते हो तो उस केस में आपकी सैलरी का 50%, तो 50% ऑफ सैलरी, 50% किसका, 20 लाख का, 20 लाख का 50% कितना हो जाता है, 10 लाख। तो ये तीनों में से जो भी लोअर होता है उसकी डिडक्शन मिल जाती है, 50,000, 30,000 और 20,000। तो 30,000 की उसको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी, 30,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी। तो अगर कोई स्टूडेंट ये करके आ जाता है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कितना कर योग्य लगेगा। टोटल 50,000 मिलेगा, टोटल 50,000 मिलेगा, उसमें से 30,000 की डिडक्शन उसको मिल गई तो कितने का मिलेगा, कितने के ऊपर किराया लगेगा, 20,000 रुपये के ऊपर उसको किराया लगने वाला है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। अभिषेक ओझा जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर है बीएसएनएल के अंदर, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जिनकी जो सैलरी है वो 18 लाख रुपए है और उनको 10,000 रुपये का एंटरटेनमेंट अलाउंसेज मिलता है, 10,000 रुपये का एंटरटेनमेंट अलाउंसेज मिलता है। और प्रीवियस ईयर के दौरान उन्होंने 9500 रुपये खर्च किए हैं। तो सिंपल सी बात है, एंटरटेनमेंट अलाउंसेज पहले तो आपकी सैलरी के अंदर ऐड होता है, इनकम के अंदर ऐड होता है, और उसके बाद में मैक्सिमम 5,000 का डिस्काउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर भी चाहे खर्चा कितने का भी हो, कितने का भी मिला हो, 5,000 रुपये तक का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। वो भी केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है। तीनों को लगाना 5,000 ही सबसे कम आएंगे। नेक्स्ट आता है, वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्लूड्स एनी इनकम ऑफ हिज माइनर चाइल्ड एज पर द सेक्शन 64, सच इंडिविजुअल सेल बी एंटाइटल टू क्लेम एग्जम्पशन। वो देखो सिंपल सी बात है, मेरे 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे जो इनकम कमा रहे हैं वो मेरी इनकम में जोड़ दी जाएगी, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट काटने के बाद में। तो वो कितनी अमाउंट है, वो है 1,500 रुपये। क्या बच्चों की कोई लिमिट है, क्या बच्चों की कोई भी लिमिट नहीं है, कितनी भी लिमिट के अंदर आप बच्चे कर सकते हो, उन सब की इनकम आपके जुड़ जाएगी। हर एक बच्चे के ऊपर 1,500 रुपये की छूट आपको मिल जाएगी, 1,500 रुपये इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड, और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। एएसबी की स्थापना कब हुई है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, अप्रैल 1997 के अंदर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना 21 अप्रैल 1977 को हुई है। कंटिन्यूस एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, अगर आप बुक्स का कंटिन्यूएशन एग्जामिनेशन करते हो तो उसको बोला जाता है परपेचुअल ऑडिट के नाम से। इसको मैच करना है, सिंपल सी बात है। सेगमेंट रिपोर्टिंग, सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या आती है, AS17, इंटेंजिबल एसेट्स AS26, अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट AS13, लीज क्या हो जाएगा AS19। तो मैंने जितने भी बता रखे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज वेल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दोनों के टाइटल्स याद होने ही चाहिए आपको। अगेन काफी इजी क्वेश्चन, ट्रेजरी बिल क्या है, कमर्शियल पेपर है। कमर्शियल बिल क्या है, कमर्शियल बिल मार्केटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, कमर्शियल पेपर। और इंटरबैंक कॉल जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म पीरियड की मैच्योरिटी के होते हैं। काइजेन का मतलब क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। काइजेन का मतलब होता है आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहना है। नेक्स्ट आता है, इनमें से मार्जिनल कॉस्टिंग का कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, उपयोग नहीं है। देखो मेक ऑफ बाय डिसीजन भी करते हैं,
की फैक्टर्स का सॉल्यूशन भी करते हैं, कोटेशन वगैरह भी देते हैं, स्टॉक्स कितना मेंटेन करें वो मार्जिनल कॉस्टिंग आपको नहीं बताती है। तो आंसर क्या हो जाएगा 20 के अंदर भी ए आंसर हो जाएगा। हमारे पूरे ऑनलाइन वीडियो क्लासेस टेस्ट वगैरह के लिए हमारी जो टेलीग्राम हमारी जो ऐप है कॉमर्स मेरी जान उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह का जो डाउट है वो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।